Next question is, in a precision bombing attack, there is a 50% chance that any one bomb will strike the target. Two direct hits are required to destroy the target completely. How many bombs must be dropped to give a 99% chance or better of completely destroying the target? Means to say, एक बॉम्बिंग अटैक में किसी टारगेट पर एक बम लगने की जो चांस है वो 50% है। ओके, उस टारगेट को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करने के लिए आपको 2 लगातार अटैक हिट्स चाहिए। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि कितने बम ड्रॉप किए जाएं जिससे 99% या उससे ज़्यादा टारगेट डिस्ट्रॉय हो जाए। ठीक है ना, तो इसके लिए आप देखिए, हमने ये मान लिया कि किसी टारगेट पर बम के स्ट्राइक होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 50% है, मीन्स P इज़ हाफ। ओके, और टारगेट पर बम न लगने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? Q 1 माइनस हाफ, दैट इज़ हाफ। ओके, हम ये मान ले रहे हैं कि n टाइम्स हम बम ड्रॉप करें टारगेट पे, तो n बम अगर टारगेट पे हम ड्रॉप करते हैं तो 99% चांस या उससे ज़्यादा रहता है टारगेट के डिस्ट्रॉय होने का। ठीक है, तो लेट n बी द नंबर ऑफ बम्स विच शुड बी ड्रॉप्ड टू इंश्योर 99% चांस आर बेटर ऑफ कंप्लीटली डिस्ट्रॉइंग द टारगेट। ओके, this implies that probability that out of n bomb at least 2 strike the target is greater than 0.99। कहने का मतलब ये है कि n में से कम 2, n बम में से कम 2 बम अगर टारगेट पे लग जाते हैं तो हमारा जो टारगेट है वो 99% या उससे ज़्यादा डिस्ट्रॉय हो जाता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हो गया, आपको x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है? 0, 1, 2 अप टू n, मतलब n बम गिराए जा रहे हैं तो एक भी नहीं लग सकता है, या एक टारगेट पे लग सकता है, या 2, या n बम में से n बम भी टारगेट पर लग सकते हैं। ठीक है, और आपको जो टारगेट डिस्ट्रॉय करने के लिए कम से कम कितने बम लगने चाहिए? 2 बम अगर टारगेट पे लग जा रहे हैं तो टारगेट पूरी तरह से 99% या 99 प्रोबेबिलिटी हो जाती है, 0.99 प्रोबेबिलिटी हो जाएगी उसको डिस्ट्रॉय होने की। तो कम से कम 2 का मतलब ये हो गया x इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2। ठीक है, 2 बार या 2 बार से ज़्यादा बार अगर बम टारगेट से स्ट्राइक हो जाएगा तो 99% चांस हो जाएंगे टारगेट के डिस्ट्रॉय होने के। इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0.99। ओके, देखिए x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 निकालना है, 2 से n तक की वैल्यूज़ ज़्यादा है तो हम लोग इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 1 माइनस p x इज़ लेस देन 2 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0.99। ओके, 1 माइनस p x इक्वल टू 0, x इज़ लेस देन 2 मीन्स x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1 is greater than 0.99. Okay, 1 minus 0.99 is greater than px equal to 0 plus px equal to 1. 0.01 is greater than, this is n c0
हाफ टू द पावर 0 हाफ टू द पावर n प्लस पी एक्स इक्वल टू 1 कितना हो जाएगा, एन सी 1 हाफ टू द पावर 1 हाफ टू द पावर n माइनस 1। ओके, 0.01 इज ग्रेटर देन, इधर देखिए ये हाफ टू द पावर n है, ये भी हाफ टू द पावर n हो जाएगा, तो 2 टू द पावर n हम लोग एलसीएम ले लें। एन सी 0 मीन्स 1 प्लस एन सी 1 मीन्स n, ये आ जाएगा 2 टू द पावर n इंटू 0.01 इज ग्रेटर देन 1 प्लस n, 2 to the power n is greater than 1 plus n upon 0.01, 2 to the power n is greater than, this is 100 plus 100n, ये आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं ये इनइक्वालिटी एक हमारे पास आती है, जिसमें अगर हम लोग बाय ट्रायल मेथड यहाँ पे देखें तो ये इनइक्वालिटी n इज इक्वल टू 11 के लिए सेटिस्फाई हो रही है। ओके, तो n की वैल्यू 11 हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये हो गया कि हम 11 टाइम्स टारगेट पर बम ड्रॉप करेंगे तो हमारे पास 99% चांस होगा उस टारगेट के डिस्ट्रॉय होने का, 99% या उससे ज़्यादा हमारे पास डिस्ट्रॉय होने के चांसेस होंगे। ओके, अब देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का कि ए मल्टीपल चॉइस टेस्ट कंसिस्ट ऑफ 8 क्वेश्चंस विद 3 आंसर्स टू ईच क्वेश्चन ऑफ विच ओनली 1 इज करेक्ट। एक मल्टीपल चॉइस टेस्ट है जिसमें 8 क्वेश्चन हैं और हर क्वेश्चन में 3 आंसर हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और हर क्वेश्चन के 3 आंसर हैं जिनमें से कोई एक ही सही है। ठीक है, एक स्टूडेंट आंसर्स ईच क्वेश्चन बाय रोलिंग ए बैलेंस डाई एंड चेकिंग द फर्स्ट आंसर इफ ही गेट्स 1 or 2, the second answer if he gets 3 or 4, and the third answer if he gets 5 or 6। कहने का मतलब यह है कि एक स्टूडेंट उन 8 क्वेश्चंस के आंसर देता है एक बैलेंस डाई को रोल करके, और वो देखता है कि अगर वो डाई को थ्रो करने पर 1 या 2 नंबर अगर डाई पे आते हैं तो वो पहले ऑप्शन पे टिक कर देता है, अगर डाई में 3 या 4 आता है तो सेकंड ऑप्शन पर टिक कर देता है, अगर डाई पर 5 या 6 आता है तो वो तीसरे ऑप्शन पर टिक कर देता है। ओके, टू गेट ए डिस्टिंक्शन, वो स्टूडेंट डिस्टिंक्शन कब पाएगा, पाने के लिए द स्टूडेंट मस्ट सिक्योर एटलीस्ट 75% करेक्ट आंसर। ओके, डिस्टिंक्शन पाने के लिए स्टूडेंट को कम से कम 75% करेक्ट क्वेश्चंस के करेक्ट आंसर देना है, कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट सिक्योर ए डिस्टिंक्शन, स्टूडेंट को डिस्टिंक्शन मिलेगी, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी ये आपको बताना है। ओके, तो आप देख रहे हैं कि 8 क्वेश्चन हैं और हर क्वेश्चन के 3 आंसर हैं जिनमें से एक आंसर सही है। ठीक है, तो आंसर, और आप देख रहे हैं कि आंसर कैसे टिक करता है स्टूडेंट, रोलिंग डाई, बैलेंस्ड डाई को रोल करता है और 1 या 2 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 1/6 प्लस 1/6। ओके, 1/6 होगी प्रोबेबिलिटी या 1/6 होगी। ठीक है, तो आंसर 1 इज करेक्ट होगा कब, जब
1 आएगा पासे पे या फिर 2 आएगा। तो 1 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, 2 आने की 1/6, तो ये हो जाएगा आपका 2/6, दैट इज 1/3। ओके, तो आंसर 1 को टिक करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/3। इसी तरह से आंसर 2 को टिक करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? आंसर 2 टिक तब करता है जब डाई पे 3 आता है या 4 आता है। ओके, तो 3 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/6। 4 आने की कितनी है? 1/6, तो ये भी हो जाएगी 1/3। ठीक है, आंसर 2 को करेक्ट करने के लिए प्रोबेबिलिटी कितनी आ रही है? 1/3। इसी तरह से आंसर 3 को टिक कब करता है? जब डाई पे 5 आता है या 6 आता है। तो 5 या 6 आने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/6 प्लस 1/6, दैट इज 1/3। तो आप देख रहे हैं आंसर 1, 2 या 3 के सही होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/3 है। ओके, और 3 ही आपके पास आंसर हैं, उनमें से कोई एक सही है। तो आप लिखेंगे सिंस there are 3 answers to each question, okay, out of which only one is correct. The probability of getting an answer to a question correctly is given by P is equal to 1/3. Then Q is equal to 1 minus 1/3, that is 2/3. Okay, अब आप देखिए 8 क्वेश्चंस में से x क्वेश्चन सही होने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या होगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ x क्वेश्चन करेक्ट आउट ऑफ 8 क्वेश्चन, that is 8cx 1/3 to the power x 2/3 to the power 8 minus x। ओके, ये हो जाएगा 8 में से x क्वेश्चन के करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। और x की वैल्यू यहाँ पे 0, 1, 2, 3 अप टू 8 तक जाती है। मीन्स 8 में से एक भी क्वेश्चन सही नहीं हो सकता, एक हो सकता है, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, या 8 के 8 क्वेश्चन सही हो सकते हैं। और हमने आपको बताया भी था कि रैंडम वेरिएबल की वैल्यू 0 से n तक जाती है। ओके, अब आप देखिए स्टूडेंट के डिक्टेंशन आने की आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है। और डिक्टेंशन तभी आएगा जब 75% से ज़्यादा होगा। ओके, 75% या उससे ज़्यादा मार्क्स होंगे। तो 8 में 75% कितना होता है? 6 होता है। 8 क्वेश्चंस में 75% क्वेश्चन 6 होते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये होगा कि स्टूडेंट विल गेट डिस्टिंक्शन if he tick at least 6 question correct out of 8 question. Okay, means P x greater than or equal to 6. This implies px equal to 6, px equal to 7, px equal to 8, ये हो जाएगा। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी मैं ऊपर लिख चुका हूँ। तो px
x इक्वल टू 6 के लिए हो जाएगा 8c6 1/3 to the power 6 2/3 to the power 8 minus 6 that is 2 8c7 1/3 to the power 7 2/3 to the power 8 minus 7 8c8 1/3 to the power 8 2/3 to the power 0। ओके, और इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने पर ये वैल्यू आ जाएगी 0.0197। ओके, तो स्टूडेंट के डिक्टेंशन आने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो 0.0197 होगी। We have next question. 7 coins are tossed and number of heads noted. The experiment is repeated 128 times and the following distribution is obtained. Number of heads 0 1 2 3 4 5 6 7। चूँकि 7 coins टॉस किए जा रहे हैं इसलिए हेड 0 से लेकर 7 में से कोई भी वैल्यू हो सकती है। ठीक है, तो 128 टाइम्स 7 कॉइन्स को थ्रो किया जा रहा है, तो उनमें से एक भी बार हेड नहीं आ रहा है, तो 128 टाइम्स में से 7 बार ऐसा हो रहा है कि एक भी हेड नहीं आया। 128 में से 6 बार ऐसा हो रहा है कि एक हेड आया। 128 में से 19 बार ऐसा हुआ कि 2 हेड आए हैं, और इसी तरह से 128 में एक बार ऐसा हुआ है कि 7 हेड्स आए हैं। ओके, आपको बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फिट करना है ये मानते हुए कि कॉइन आपका अनबायस्ड है। ओके, तो अगर, और दूसरा है नेचर ऑफ कॉइन इज़ नॉट नोन, और दूसरे में आपको कॉइन के नेचर के बारे में कुछ नहीं पता है कि वो बायस्ड है या अनबायस्ड है। ओके, तो यहाँ पे देखिए पहला केस हम लेके चलते हैं और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। तो पहला केस है कॉइन इज़ अनबायस्ड। अगर कॉइन अनबायस्ड होगा तो टॉस करने पर हेड के आने की जो प्रोबेबिलिटी होगी, जिसको हम प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कहेंगे, दैट इज़ हाफ, और टेल का आना जिसको हम प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्योर कहेंगे वो भी हाफ हो जाएगा। ठीक है, अब आप देखिए रैंडम वेरिएबल क्या है, नंबर ऑफ हेड रैंडम वेरिएबल है, तो 7 कॉइन टॉस किए जा रहे हैं, तो रैंडम वेरिएबल की वैल्यू क्या हो सकती है 0 1 2 3 अप टू 7 तक हो सकती है। ओके, मैंने आपको बताया था कि रैंडम वेरिएबल एक्स की वैल्यू मैक्सिमम जहाँ तक जाती है वो n होता है, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7। n क्या है, नंबर ऑफ ट्रायल्स, मतलब 7 कॉइन थ्रो किए जा रहे हैं। ओके, तो आप देखिए एक भी बार हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, px इक्वल टू 0 7c0 हाफ टू द पावर 0 हाफ टू द पावर 7, that is 1/2 to the power 7, that is 1/128। तो एक भी बार हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/127। ठीक है, इसी तरह से एक बार हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 7 कॉइन्स में से एक बार हेड आने की प्रोबेबिलिटी है 7c1 हाफ टू द पावर 1 हाफ टू द पावर 6। ओके, दिस इज 7 इंटू 1/2 टू द पावर 7, दैट इज 7/128। ये आ जाएगी 7 कॉइन्स में से एक कॉइन पर हेड आने की प्रोबेबिलिटी। इसी तरह से 7 में से 2 कॉइन पर हेड आने की प्रोबेबिलिटी 7c2 हाफ टू द पावर 2 हाफ टू द पावर 5, दैट इज 7c2 मीन्स 21, और ये हो जाएगा 2 टू द पावर 7, दिस इज 21/127। ये प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 7 में से 2 बार हेड आने की प्रोबेबिलिटी। ओके, इसी तरह से हम 3 बार हेड आने की प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे, 4 बार, 5 बार, 6 बार और 7 बार हेड आने की प्रोबेबिलिटी ये आ जाएगी। ओके, तो ये प्रोबेबिलिटी हो जाएंगी x इक्वल टू 0 से लेकर 7 तक की। अब हमें फ्रीक्वेंसी निकालना है कि
जब कॉइन अनबाइज्ड होगा उस समय बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग एक भी बार हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी 1/28 है। तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी? तो हम लोग जानते हैं फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए हम प्रोबेबिलिटी में n का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो n कितना है? 128। तो 128 इंटू प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/128, दैट इज 1। ओके, 128 बार में से एक बार हेड आने की फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी है 7/128 और n की वैल्यू है 128, मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज 7। तो 128 में से 7 बार ऐसा होगा कि एक बार हेड आएगा। ठीक है, इसी तरह से 2 बार हेड आने की प्रोबेबिलिटी है 21/128 और 2 बार हेड आने की फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी में n का मल्टीप्लाई कर देंगे 128 का, दैट इज 21। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि 128 बार में से 21 बार ऐसा होगा कि 2 बार हेड आएगा। ठीक है, इसी तरह से x = 3 के लिए प्रोबेबिलिटी है 35/128, फ्रीक्वेंसी हो जाएगा 128 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 35। इस तरह से हम x की हर एक वैल्यू के लिए फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे एज पर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एंड कॉइन इज अनबाइज्ड। अब हम लोग सेकंड केस देखते हैं। सेकंड केस में जब कॉइन का नेचर हमको नहीं पता है, मीन्स हमें ये नहीं पता है कि कॉइन बाइज्ड है या अनबाइज्ड है, तो इस केस में हम लोग फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे? तो देखिए, हम लोग x का मीन निकाल लेंगे। तो x का मीन कैसे आएगा? देखिए, ये f लिखा हुआ, ये x लिखा हुआ है, तो मीन हम लोग निकाल लेते हैं। आपको पता है सिग्मा fx/n से, तो मीन आ जाएगा सिग्मा fx/n। तो f0 है x7, ओके, f1 × 6, ये देखिए 0 × 7, 1 × 6, 2 × 19, 3 × 35, 4 × 35 × 23, 6 × 7, 7 × 1। तो ये हो जाएगा सिग्मा fx। सिग्मा fx हो जाएगा 433/n की वैल्यू है 128। तो x का एवरेज आ जाएगा, मीन्स रैंडम वेरिएबल का एवरेज आ जाएगा 3.3828। तो मीन आ गया आपका 3.3828। और हम सभी लोग जानते हैं कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन क्या होता है? NP होता है। ठीक है, n क्या है? नंबर ऑफ ट्रायल, और p क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। तो मीन हम लोगों ने निकाला है 3.3828 और n की वैल्यू है 7, क्योंकि 7 कॉइन हम लोग टॉस कर रहे हैं। अब प्रोबेबिलिटी हम लोगों को निकालना है, तो प्रोबेबिलिटी हम लोग निकाल लेंगे, 7 से डिवाइड कर देंगे तो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी ये। ओके, ये प्रोबेबिलिटी उस केस में आ गई जब हमें कॉइन के नेचर को नहीं पता है। ठीक है, कि वो बायस्ड है या अनबायस्ड है। ठीक है, तो हम प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इस तरह से निकालेंगे। जो रैंडम वेरिएबल दिया गया है उसका मीन निकाल लेंगे, मीन को NP के बराबर कर देंगे और इस तरह से P की वैल्यू आ जाएगी। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर Q इज़ 1 - P। P की वैल्यू ये है, 1 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका Q। ठीक है, P पता है हमें, Q पता हो गया और N की वैल्यू पता है 7। अब हम लोग बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे x = 0 से लेकर 7 तक का। तो x = 0 के लिए क्या हो जाएगा? 7c 0, p⁴ 0, q⁴ 7 - 0, दैट इज दिस। इसको सॉल्व कर लेंगे तो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी ये। ठीक है, मतलब एक भी बार हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी ये आ जाएगी। इसी तरह से एक बार हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा? 7c1, p⁴1, q⁴ 7 - 1, दैट इज 6। तो एक बार हेड आने की प्रोबेबिलिटी ये आ जाएगी 0.06440।
इसी तरह से 2 आने की प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे, 3 आने की, 4 और 5 6 अप टू 7 टाइम्स हेड आने की प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे। प्रोबेबिलिटी हमको पता चल गई। अब हम फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। तो फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए हम लोग प्रोबेबिलिटी में n का मल्टीप्लाई कर देंगे। n कितना है? 128। तो हर एक प्रोबेबिलिटी में 128 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी। तो इसमें देखिए x इक्वल टू 0 के लिए प्रोबेबिलिटी ये है, फ्रीक्वेंसी निकालेंगे तो 128 का ये मल्टीप्लाई कर दिया तो वैल्यू आ गई 1.259। ठीक है, चूँकि फ्रीक्वेंसी है तो हेड के आने की जो संख्या होगी वो हमेशा एक कंप्लीट नंबर होती है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, जो नियर बाई इंटीजर होगा उसके बराबर लिख देंगे। तो 1.25 का नियर बाई इंटीजर कितना हो जाएगा? 1। तो वह ये हमने लगभग 1 के बराबर कर देंगे। इसी तरह से हम x इक्वल टू 1 के करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी ये है, इसमें हम फ्रीक्वेंसी निकालेंगे तो 128 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 8.24 और इसका नियर बाई इंटीजर कितना हो जाएगा, राउंड ऑफ कर देंगे तो 8। इसी तरह से हम x इक्वल टू 2 के करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे, दैट इज़ 23.129 और नियर बाई इंटीजर है 23। इस तरह से हम फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे x इक्वल टू 0 से लेकर x इक्वल टू 7 के लिए। ठीक है, तो ये फ्रीक्वेंसीज आ जाएंगी जब हमारा कॉइन का नेचर हमको नहीं पता होगा। उस केस में बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग फ्रीक्वेंसी आ जाएंगी।